हे एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज़ माई प्रेप। आज हम पढ़ेंगे मनी पार्ट 2। देखिए, मनी पार्ट 2 में सबसे पहले आएगा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। क्या बोल रहे हैं? मनी सप्लाई क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इकोनॉमी में, कह सकते हो एक कंट्री में, जितना भी वॉल्यूम ऑफ मनी पब्लिक के पास होता है, हेल्ड बाय पब्लिक, मतलब पब्लिक के पास जितना भी मनी होता है टोटल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इकोनॉमी में, मतलब एक इकोनॉमी का मतलब एक कंट्री में, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के कुछ मेजर्स हैं, किस टाइप से मनी सप्लाई को देखा जाता है, मापा जाता है, वो उसके मेजर्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट वन इज M1 मेजर। M1 मेजर में क्या होता है? M1 मेजर इज इक्वल्स टू करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, मतलब जितने भी करेंसी एंड कॉइन्स है पब्लिक के पास, जितने भी सिक्के हैं और जितने भी उनके पास करेंसी है पब्लिक के पास, वो क्या होगा? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। DD डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, मतलब जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, और अदर डिपॉजिट्स विद RBI, मतलब जितने भी अदर डिपॉजिट्स हैं RBI के साथ। मतलब ये तीन चीज़ आती हैं M1 में। क्या क्या? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, DD विद कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट्स विद RBI। नेक्स्ट M2 मेजर। M2 मेजर में क्या है? M1 तो है ही है, मतलब M1 के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे थे, जितने भी करेंसी और कॉइन्स वगैरह आ रहे थे, वो सब तो आएगा ही इसमें। और इसमें आता है आगे सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सेविंग डिपॉजिट मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों का पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट होता है। पोस्ट ऑफिस जो होता है वो सिर्फ लेटर्स को देने के लिए नहीं होता है, या फिर स्पीड पोस्ट वगैरह करने के लिए नहीं होता है। इसमें सेविंग डिपॉजिट्स भी होते हैं, लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं। जैसे बैंक काम करता है वैसे ही पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट भी काम करता है। तो M2 मेजर में क्या आएगा? M1 वाले सारी चीज़ें आएंगी और ये सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट M3 मेजर। M3 मेजर में क्या आएगा? M1 वाली सारे चीज़ें और दूसरा नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है? जो बैंक के साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो डिपॉजिट्स कराए जाते हैं, वो होते हैं नेट टाइम डिपॉजिट। मान लीजिए कोई पर्सन है, एक पर्सन A है, उसने एक बैंक के साथ नेट टाइम डिपॉजिट करा, मतलब उसने एक टाइम लिमिट कर दी, जैसे कि 3 ईयर्स की हो सकती है, 5 की हो सकती है, कितने भी ईयर की हो सकती है। मतलब वो जब तक मैच्योर नहीं हो जाएगा, उसका जो अमाउंट है वो मैच्योर नहीं हो जाएगा, टाइम पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक वो मनी को क्या नहीं कर सकता? विड्रॉ नहीं कर सकता। लास्ट है M4। M4 में क्या आता है? M3 की सारी चीज़ें, मतलब M1 मेजर की चीज़ें और नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक और प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। मतलब नेट टाइम डिपॉजिट्स तो आते ही आते हैं, बाकी के जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो सब भी किस में आते हैं? M4 मेजर में आते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC भी कहते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। NSC क्या होता है? ये जैसे कि हमने अभी पढ़ा टाइम डिपॉजिट होता है बैंक के साथ, उसी टाइप से NSC होता है। ये भी किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कराया जाता है। इसका मिनिमम पीरियड 5 ईयर्स होता है। इसमें लोग अपना पैसा जमा करा देते हैं, मतलब ये पैसा कितना भी जमा करा सकते हो आप, कम से लेके ज़्यादा। इसमें लिमिट होती है, सारे इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं। आपके में इतना ज़्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ डिटेल में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि NSC होता क्या है। जिस टाइप से टाइम डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के साथ, उस टाइप से ही पोस्ट ऑफिस के साथ NSC होता है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोग क्या करते हैं? डिपॉजिट अपना जमा कराते हैं, उन्हें उस पर इंटरेस्ट मिलता है और वो मैच्योरिटी के बाद ही उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अभी आपने पढ़ा होगा DD एक्चुअल में होता क्या है? डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, ये क्या होता है? जब क्या होता है, लोग क्या कराते हैं, जैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो डायरेक्टली पैसे नहीं दे सकते वहाँ पे, तो वो क्या कराते हैं? डिमांड ड्राफ्ट या डिमांड डिपॉजिट्स कराते हैं। इसमें क्या होता है? पर्सन दूसरे, अगर सपोज मान के चलते हैं एक पर्सन है A जिसका अकाउंट है SBI के साथ, ठीक है,
उसे पे करना है। एक सपोज आप मान के चलिए आपको किसी को अपने एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करनी है, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी फ़ीस भी डीडी के थ्रू डिपॉजिट होती है, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को पे करना है, मान लेते हैं वो इंस्टीट्यूशन बी है, उसको पे करना है और उसका अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया के साथ, BOI के साथ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पैसे ना दे के क्या होगा, ये ए पर्सन अपने बैंक में जाएगा और ये बोलेगा कि डीडी बना दो आप मेरा। डीडी में क्या होगा, उसका डीडी बना दिया जाएगा। डीडी सपोज मान लेते हैं 5,000 का डीडी है, 5,000 का, तो ए है उसके अकाउंट से 5,000 रुपये काट लिए जाएंगे और वो डीडी बना दिया जाएगा। और ये पर्सन क्या करेगा, उस डीडी को इस बी को ला के दे देगा। बी सीधा उस डीडी को अपने बैंक में डिपॉजिट करा देगा और जब वो अपने बैंक में डिपॉजिट कराएगा तो जो वो अमाउंट था वो उसके बैंक में आ जाएगा। तो डायरेक्टली पैसे ना देके डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिए जाते हैं या डीडी बनवा लिए जाते हैं, वही होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो और इसमें एक दो टर्म्स हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो क्या है, हाँ जी, फर्स्ट वन इज ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉअर वो पर्सन होता है जो रिक्वेस्ट करता है डीडी बनने की। जैसे ए को डीडी बनवाना था तो ए क्या होगा, ड्रॉअर। ड्रॉई कौन होता है, जो बैंक पे करता है मनी को, जो बैंक डीडी बनाता है वो ड्रॉई होगा, जिसमें बैंक क्या था, SBI जो था, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें, ठीक है। थर्ड आता है पेई। पेई कौन होगा, जो पार्टी रिसीव कर रही थी, हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें बी रिसीव कर रहा था, बी जो इंस्टीट्यूशन था, जो पार्टी रिसीव कर रही है उस मनी को, वो क्या होगा, पेई। ड्रॉअर को आप पेयर भी बोल सकते हो। तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं डीडी कैसा दिखता है। देखिए ये डीडी है, डीडी इस टाइप से दिखता है, ये इंडियन बैंक का डीडी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिसको पे करना है, ये अमाउंट हो गया, ये डीडी का नंबर हो गया, ये डेट वगैरह हो गई, यही सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, अकाउंट पेई ओनली, अकाउंट पेई ओनली, ठीक है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि डीडी इस टाइप से दिखता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।